नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्वेश्चन पेपर के। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 26 अप्रैल से अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जाम चालू हो गया है और 26 अप्रैल का यह सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन पेपर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे गए थे, साथ ही साथ उसका उत्तर क्या है दोस्तों, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जितने भी ऐसे छात्र छात्र जिनका क्वेश्चन पेपर सेकेंड सिटिंग का है, जिन्होंने अपना आंसर नहीं मिलाया वो मिला लें। और 27 वाले देखिए किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 3 घंटा समय दिया जाने वाला है और क्वेश्चन जो रहेगा सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दोस्तों। 4 ऑप्शंस भी वहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन आप सभी का कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। फटाफट आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश राज ने बाजार का आकार बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र का विस्तार किया। दोस्तों ब्रिटिश राज में बाजार का आकार बढ़ाने के लिए जो क्षेत्र का इन्होंने विस्तार किया था वो रेल मार्ग दोस्तों। ठीक है, तो रेलवे ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आपको देख पा रहे होंगे वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी छात्र छात्र ऑप्शन 2 टिक मारे हैं उनका सही से उत्तर होता है दोस्तों। क्लियर, तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि स्वतंत्रता के पूर्व प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों उसकी वास्तविक दर क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए 0.5% थी दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, 0.5%, ऑप्शन नंबर 3। अगर तो अब बात करेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसे हम लोग गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है आप सभी का गाडगिल योजना, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, फटाफट मिला लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि संचार किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों संचार जो आता है दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में आता है, तो तृतीयक क्षेत्र में आएगा दोस्तों क्योंकि ये सेवा क्षेत्र है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों तृतीय, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। जो संचार है वो आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है, जो कृषि वगैरह होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कब से प्रारंभ हुई, तो इनका जो समय अवधि है दोस्तों 1951 से 1956। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है 1951 से 56, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। आगे देखेंगे छठा प्रश्न। छठा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति किसने शुरू की। तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति शुरू की थी वो एस स्वामीनाथन ने किया था। तो स्वामीनाथन आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 स्वामीनाथन आपका सही उत्तर होगा। फटाफट मिलाइए। अगर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7वां नंबर की आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है। दोस्तों आर्थिक वृद्धि का जो आधार होता है वो उत्पादन होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है। यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, खाद्य से, अंडा से, ठीक है, टमाटर से या मछली से। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मछली। तो ऑप्शन नंबर जो डी आप लोग देख पा रहे हैं फिश, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे 9वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, प्रणाली कब पेश की थी। देखिए सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये जो स्टार्टिंग किया था वो सन 1958 में किया था। तो ऑप्शन जो आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलता है, ठीक है, 1998, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 1998। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है। तो उत्पादन का जो साधन है दोस्तों वो भूमि है, श्रम है और पूंजी भी है। यानी कि सभी के सभी सही उत्तर होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी देखने को मिलता है ऑल ऑफ दीज, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इनमें से सभी। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। और यहाँ पे जो 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत है। देखिए अगर हम लोग भारतीय इतिहास को जानेंगे तो इनके लिए बहुत ही स्रोत है ना। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ऐसे ही इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो सकता है दोस्तों, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी वृत्तांत है, साहित्यिक स्रोत है, श्रुतियाँ हैं, ठीक है।
देखिए इसमें से मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा हमारा दोस्तों साहित्यिक स्रोत, क्योंकि उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ मिला है दोस्तों, लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा क्लियर। तो चलिए उससे तो अब बात करेंगे दोस्तों 12वां प्रश्न। 12वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि कादम्बरी किसने लिखी। दोस्तों कादम्बरी के जो लेखक है वो वानभट्ट जी है। तो ऑप्शन आपको 3 देखने को मिलेगा दोस्तों, वानभट्ट वो आपका सही से उत्तर हो दोस्तों, 12 का ऑप्शन 3। आगे देखते हैं 13वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिला है, मौर्य वंश, गुप्त वंश या तो फिर वर्धन वंश। दोस्तों वायु पुराण में जो यहाँ पे मिला है वंश के बारे में, तो वो गुप्त वंश के बारे में हम सभी को जानकारियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन जो एक है ना दोस्तों, एक, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन एक। चलिए आगे देखते हैं। आगे 14वें नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो नाम का उल्लेख मिलता है हम सभी को हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो आपका ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिलता है दोस्तों, वो सही सा उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे 15वां प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया आप सभी का कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारियाँ मिलती है। दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ये हम सभी एक राज्य से संबंधित है, और हम सभी किसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो मौर्य वंश ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखा है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा जाएगा चैनल पे जाइए, चैनल पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वीडियो बनाया हुआ है और भी मैं बना दूंगा, साथ ही साथ मैंने पिछले साल भी बहुत सारे कराया था, तो वो सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे 16वां प्रश्न, और यहाँ पे जो 16वां प्रश्न पूछा गया है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रारंभिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है दोस्तों आप सभी का मनुस्मृति। तो मनुस्मृति ऑप्शन नंबर जो 1 आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, 16 का ऑप्शन 1 राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि इंडिका के लेखक थे। दोस्तों इंडिका के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज है ना दोस्तों, मेगास्थनीज ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, 17 का ऑप्शन 1 मेगास्थनीज राइट आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों। तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो पाणिनि है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 18 का ऑप्शन जो 1 आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पाणिनि, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे 19वां प्रश्न, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया आप सभी का कि भारतीय सिक्कों ने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर अपने स्तर में सुधार किया। तो अपने स्तर में जो सुधार किया है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए कि भारतीय सिक्कों ने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर अपने स्तर में सुधार किया। मध्य एशिया से, यूनान से, रोम से या तो मिस्र से। दोस्तों नाम के साथ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे जो 20वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि एलोरा गुफा जो है ना, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा की जो गुफाएं दोस्तों, इसका जो निर्माण किया था वो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक, वो सही से उत्तर होगा दोस्तों। तो आप बोलेगा कि सर यहाँ पे दो आप लोग टिक मार के रखें, एक तो राष्ट्रकूट एक चोल, तो क्या सही उत्तर होगा। देखिए मैं आपको जो बताऊंगा वो सही होगा, ठीक है ना। तो इसका राष्ट्रकूट राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि जिसके क्वेश्चन में उन्होंने सर्च नहीं मारा, ठीक है। तो उसको ध्यान न दीजिए, मैं जिसको बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रकूट आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए तो अब बात करेंगे दोस्तों 21वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, नहीं होगा दोस्तों। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है, भारत और बांग्लादेश, भारत और मालदीव, भारत और श्रीलंका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको डी देखने को मिलता है 4 दोस्तों, भारत और श्रीलंका, वो आपका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे आगे प्रश्न क्या पूछा गया, 22वां नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो कन्याकुमारी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ पे 23वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए गोवा ऑप्शन पे नहीं दिया है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होगा कि अब बताइए इन 4 ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे छोटा मैं राज्य की बात करूँ इन ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जितने बच्चे मारे हैं उनका सही उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु, इसमें से छोटा है।
ठीक है ना। आगे 24वां जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सभी को पता है दोस्तों, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो गुजरात राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 24 का 1 हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे 25वां क्वेश्चन पूछा गया है। 25वां नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है दोस्तों वो काली नदी बनाती है, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 देख पा रहे होंगे वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, काली नदी। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, आप लोग दबा के शेयर कीजिए, पूरा एकदम शेयर होना चाहिए है ना। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे, फिर हम लोग डीजल का भी तैयारी करना है ना। चलिए 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, ठीक है, शीतकाल में उत्तर पूर्व मानसून में वर्षा होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु। ठीक, तो चलिए तो ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नंदा देवी हिमालय के किस श्रेणी की चोटी में आती है। तो नंदा देवी जो आती है दोस्तों वो आप सभी का कुमाऊं हिमालय में आता है, तो कुमाऊं हिमालय आपका ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है आपका, ठीक है, वो सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे प्रश्न बात करूँ 28वां नंबर प्रश्न की, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन दो नदियों में ज्वार, ठीक है, ज्वार क्वेश्चन कट रहा है, पाए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कृष्णा कावेरी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, बी। चलिए आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है 29वां नंबर की किस मिट्टी में लौह तत्व सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी में लोहा का तत्व अधिक पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर होगा। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 30वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है वो हमारा मेघालय मानसीम है। तो मेघालय कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सी राइट आंसर। आगे 31 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31वां पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे स्वामी विवेकानंद, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस थे। क्लियर। तो आगे आगे यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो सबसे पुराना वेद की बात करूँ, प्राचीन वेद की बात करूँ, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद दोस्तों, ठीक है ना। तो ऋग्वेद आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही सा उत्तर होगा। 33वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्शन शब्द का अर्थ है। तो दर्शन का मतलब होता है दोस्तों देखना, तो ऑप्शन 1 आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे यहाँ पे 34वां प्रश्न देखेंगे। 34वां प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषद जाना जाता है। तो दोस्तों उपनिषद जो जाना जाता है उसको वेदांत भी बोलते हैं, तो वेदांत आपका ऑप्शन जो 1 है वो सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 34 का ऑप्शन 1 वेदांत। 35वां प्रश्न बात करूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि किसने कहा कि उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, है ना। उठो जागो तब तक, है ना, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये जो कहा है दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 देख पा रहे होंगे स्वामी विवेकानंद, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन बी। आगे और यहाँ पे 36वां क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आप देख पा रहे हो दोस्तों 1, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं दोस्तों। क्लियर। तो पार्श्वनाथ जी 23वें रहे। 37वां प्रश्न पूछा गया है कि कौन धरती आबा के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा को। तो ऑप्शन 1 आपका बिरसा मुंडा जो था वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट मिलाइए, फटाफट देखिए, ठीक है। 37 का ऑप्शन 1। 38वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है। तो दोस्तों बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है अलीहातू खुंटी, तो अलीहाती आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों। आगे देखेंगे 39वां प्रश्न, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि
ठीक है, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसके जो प्रतिपादक है वो शंकराचार्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, शंकराचार्य, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों 39 का ऑप्शन 3। 40वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वेदांत की संख्या है, तो उसकी संख्या 6 है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे 6 कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन 3 6 आपका राइट आंसर होगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एक 40वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का मूल दर्शन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है। तो मूल दर्शन जो मिलता है हमें, हमको प्रस्तावना में मिलती है दोस्तों, प्रस्तावना। ऑप्शन जो 1 है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 41 का। चलिए 42वां क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में वर्णित स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो स्वतंत्रता समानता दोनों जो मिलता है हम सभी को, वो मौलिक अधिकार वाला भाग में दोस्तों भाग 3 में मिलता है। तो ऑप्शन 3 आप सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जो है भाग 3 सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 42 का ऑप्शन 1 भाग 3 राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे 43वां प्रश्न जो पूछा गया आप सभी का कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। दोस्तों संविधान में जो हम सभी को पता है संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो बी देख पा रहे होंगे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 44वां प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो बाबूलाल मरांडी जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे होंगे दोस्तों बाबूलाल मरांडी, वो सही से उत्तर होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, कठोर है, अत्यधिक कठोर है, या तो फिर आपका लचीला है, या तो फिर कठोर और लचीला दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी देख पा रहे होंगे दोस्तों, कठोर एवं लचीला, ये दोनों ही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखेंगे 46वां प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की। तो हम सभी को पता है दोस्तों महात्मा गांधी की जो हत्या की है 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों 4 में दिया हुआ है नाथूराम गोडसे, ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग 47वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो देख पा रहे होंगे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 48वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सांप्रदायिकता का अर्थ है। देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म ठीक है आधारित राजनीति, धर्म को लेकर जो राजनीति करते हैं कि तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, इस तरह करके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आगे देखेंगे 39वां प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। यानी कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं ना दोस्तों, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो बच्चे यहाँ पे क्या किए हैं, ये तो बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारती टिक, ये गलत होगा दोस्तों। राइट आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 देखने को मिलता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आज का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से विवाह 10 वर्ष की उम्र में की। यानी कि जब महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से विवाह किया था उस समय महात्मा गांधी का उम्र क्या था दोस्तों, 10 वर्ष था, 18 वर्ष था, या फिर आपका 15 वर्ष था, या फिर 13 वर्ष था दोस्तों। तो 18 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 वर्ष। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने विवाह किया था कस्तूरबा गांधी से, जो कि दोनों इस समय नाबालिग थे दोस्तों। तो 50 का ऑप्शन जो आप लोग डी देख पा रहे होंगे 13 ईयर यानी कि 13 वर्ष, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग इंडिया में 50 प्रश्न पूछे गए हैं, और सारा का सारा आप सभी का ऑब्जेक्टिव था, और समय 3 घंटा रहा दोस्तों। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारा मैंने बना रखा है, अगर आप सभी मुझसे नहीं देखा तो चैनल पर देखिए दोस्तों, है ना। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछिए, इंस्टा ID YT निखिल रवानी लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अच्छा चलिए दोस्तों मिलता है, जय हिंद जय भारत।